हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर क्या देखेंगे, रासायनिक समन्वय और एकीकरण को जानेंगे, है ना। रासायनिक समन्वय और एकीकरण आपका क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग जानेंगे क्या। सबसे पहले रासायनिक समन्वय से आप क्या समझते हैं। रासायनिक समन्वय का अर्थ होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे रसायन का स्राव होता है जो हमारे शरीर को नियंत्रित और नियमन करते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है सही रूप से कार्य कर पाते हैं। हमारा वृद्धि, विकास और भी दूसरे कार्य जो है वो आसानी से संपन्न हो पाते हैं। इसमें मुख्य रूप से हार्मोन की का कार्य होता है, हार्मोन कार्य करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं हमारे शरीर के एकीकरण के लिए हमारे तंत्रिका तंतु भी काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो इसी क्रम में हमारे शरीर के अंदर कितने सारे ग्रंथियां हैं इसको हम लोग जानेंगे, जिससे कि हमारा क्या होता है, हार्मोन का स्राव होता है। तो हमारे शरीर में जिन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का स्राव होता है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम दिया जाता है। ऐसे तो हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियां होती है ना। एक अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा क्या, बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नली नहीं होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि नली युक्त होती है। इसके स्राव नली के द्वारा निर्धारित जगहों पर पहुंचा करते हैं। जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि से आपका पसीना का स्राव होता है ना। आँखों में सीबम ग्रंथि होती है, नाक में और भी अंगों में म्यूकस ग्रंथियां होती है जिससे म्यूकस का स्राव होता है। लार, पसीना, ये सब जो है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि के स्राव है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होते हैं। इसके स्राव डायरेक्ट रक्त या लसिका के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्राव निकलता है वो हार्मोन कहलाता है और हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, संदेशवाहक कहते हैं। केमिकल मैसेंजर का नाम दिया गया है। ये कोई पोषक तत्व नहीं है, रासायनिक रूप से प्रोटीन तो है लेकिन ये पोषक तत्व नहीं है। काफ़ी कम मात्रा में हमारे शरीर में स्रावित होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। हमारे अंग के कोशिकीय कार्यों का ये नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग आज मुख्य रूप से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर केंद्रित होंगे। हमारे शरीर के अंदर कितनी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसको हम लोग जानेंगे। अगर आप देखना चाहें डायग्राम में तो आपके शरीर में कितनी सारी अंतःग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसे देखें। ये देखिए आपका मस्तिष्क का हिस्सा है। मस्तिष्क के हिस्से में क्या है, दो तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। एक मास्टर ग्रंथि प्यूस पिट्यूटरी और दूसरा पीनियल ग्रंथि, और तीसरा जो है मस्तिष्क का ही भाग है हाइपोथैलामस, है ना, वो भी यहाँ उपस्थित होता है। अगर आप अपने पूरे शरीर को लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो आपका हाइपोथैलामस यहाँ राष्ट्रपति का रोल अदा करता है। पिट्यूटरी जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करता है और बाकी जितने सारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर का रोल करते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है वो रेगुलेट करता है हमारे प्रधानमंत्री को। हाइपोथैलामस हमारा राष्ट्रपति हुआ और प्रधानमंत्री पिट्यूटरी ग्लैंड हुए। इस तरह से कार्य होते हैं। तो तीन ग्रंथियां हम लोगों ने देखा ऊपर। उसके बाद है आपका थायराइड ग्रंथि, एक गर्दन के हिस्से में। इसी के ऊपर एक ग्रंथि होती है पाराथायराइड ग्रंथि। और फिर इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ थाइमस ग्रंथि है। और फिर आपका लीवर भी कुछ न कुछ का स्राव करता है। और फिर एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर आपका अग्नाशय पाचन तंत्र का हिस्सा है ना, इसमें लैंगरहैंस दीपिकाएँ हैं। इसके अलावा डिओडिनम से भी कुछ स्राव होता है। और फिर पुरुष और स्त्री में क्रमशः पुरुष में वृषण है, स्त्री में अंडाशय है। तो ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम है ना। इसके अलावा हमारा हृदय, वृक्क, है ना, और नन इंडोक्राइन ऊतक, हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों के द्वारा भी वृद्धि युक्त हार्मोन का स्राव होता है, जिससे कोशिकाओं की वृद्धि का नियंत्रण होता है, टूट फूट की मरम्मत होती है, ये सब का कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके उठाएंगे और इसी क्रम में हम लोग पहला ग्रंथि को पढ़ेंगे, किसको, पीयूष ग्रंथि को जानेंगे। अब पीयूष ग्रंथि को हमारा एक कार्य एक कौन रेगुलेट कर रहा था, तो हाइपोथैलामस, मस्तिष्क का हिस्सा था। अब इसी के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाइपोथैलामस जो है हमारा मस्तिष्क का हिस्सा है
और ये क्या करता है, तो डायेनसिफेलॉन का आधार भाग होता है ना। हमारे मस्तिष्क में क्या है, डायेनसिफेलॉन का आधार भाग कौन होता है, हाइपोथैलेमस, और यह शरीर के कई कार्यों का नियंत्रण करता है। ब्रेन वाला काम तो ये करेगा ही करेगा, इसके अलावा हार्मोन उत्पादन भी करता है। हमारा मस्तिष्क का हिस्सा ये है, तो ऑटोमेटिक ये जो है तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है, यानी कुछ तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस उसी का भाग है। तो यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिका स्राव करती है उसे हम लोग न्यूक्ली का नाम देते हैं, है ना। क्या कहते हैं, न्यूक्ली कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण और समन्वय करने का काम करता है ना। कैसे नियंत्रित करता है, तो सबसे पहले तो आप जाने कि हमारे हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन का स्राव होता है ना, एक मोचक और दूसरा निरोधी हार्मोन। हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन है ना, एक मोचक और निरोधी, दो तरह का है। तो मोचक का काम क्या होगा कि ये पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करेगा, पीयूष ग्रंथि को कहेगा कि आप दूसरे हार्मोन को मुक्त कीजिए। निरोधी क्या करेगा, तो पीयूष ग्रंथि के स्राव को रोकने का काम करेगा, इनहिबिटरी नेचर का होता है ना। ये पीयूष ग्रंथि से स्राव को रोकेगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव होते हैं, है ना। ये हार्मोन क्या करते हैं, तो पीयूष से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से हमारा सोमैटोस्टेटिन का स्राव होता है, जो पीयूष से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन के स्राव को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करेगा, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे किस क्रम में हम लोग देखेंगे क्या, तो ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से निकलने वाले नर्व से निकलते हैं, तो नर्व के सेल से शुरू होकर के ये टर्मिनल पर मुक्त होते हैं ये हार्मोन, है ना। और निवाहिका तंत्र के द्वारा ये पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाए जाते हैं और पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते का काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं कहाँ, तो ये काम हो गया हाइपोथैलेमस का। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो पीयूष ग्रंथि की संरचना को देखते हैं। ये देखिए आपका पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि के कोने वाले हिस्से में यहाँ पर हाइपोथैलेमस उपस्थित है। ये वाला हिस्सा इनफंडिबुलम कहलाता है, ये पार्स नर्वोसा का हिस्सा है ना। ये हिस्सा पोस्टेरियर लोब है, ये पार्स नर्व इंटरमीडिया कहलाता है, पार्स डिस्टालिस का हिस्सा है, हाइपोफिजियल क्लेफ्ट का निर्माण हुआ है, पार्स ट्यूबरालिस का हिस्सा है, मीडियन इमिनेंस इस भाग को कहते हैं। और इस तरह से हमारा ये डायग्राम है, हमारा किसका, पिट्यूटरी का डायग्राम है, ठीक है। हम लोग पिट्यूटरी को के दोनों भाग का काट लिए हैं, कौन कौन, तो अग्र भाग का भी और पश्च भाग का भी काट लेकर के उसको देखें। तो ये देखिए इसके अग्र हाइपोफाइसिस का काट है, इसमें सिनुसॉइड है, एसिडोफिल सेल्स है, क्रोमोफोब सेल्स है, बैसोफिल सेल्स है ना, ये सब इसका है। और पिछले भाग का पिट्यूसाइड सेल्स है, यहाँ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, तो ये पार्स नर्वोसा का काट है। अब हम लोग आगे अपने पिट्यूटरी को देखते हैं। तो पिट्यूटरी जो है हमारे मस्तिष्क में ही एक मटर के दाने के आकार का होता है और एक अस्थि के गुहा में रहता है, जिस अस्थि के गुहा को सेला टर्सिका का नाम दिया गया है, ठीक है। और एक वृंत के द्वारा यह हाइपोथैलेमस से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। आंतरिक रूप से देखा जाए तो हमारा पीयूष जो है दो भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग को एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है और पिछले भाग को, अग्रभाग है, पिछला भाग न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। अग्रभाग, तो अग्रभाग में कौन कौन है एडिनो हाइपोफाइसिस में, पार्स डिस्टालिस है और पार्स ट्यूबरालिस है ना। पार्स डिस्टालिस और पार्स ट्यूबरालिस जो है वो अग्रभाग का हिस्सा है। पार्स डिस्टालिस जो हमारे होते हैं, इसमें पूरी ग्रंथि का यह 3/4 हिस्सा बनाने का काम करता है। पैरेन्काइमल सेल से ये बना होता है ना। और इसके बीच बीच में मुख्य तरह से दो कोशिकाएं हैं, क्रोमोफोब्स और एसिडोफिल्स कोशिकाएं हैं, कुछ बैसोफिल्स भी है। क्रोमोफोब्स कोशिकाएं एसिड रंजक है ना या बेसिक रंजक के द्वारा कलर नहीं होती है, ये आगे चल करके क्रोमोफिल सेल्स में बदल जाती हैं। एसिडोफिल्स दो प्रकार की होती है, सोमैटोट्रोपिक और लैक्टोट्रोपिक। सोमैटोट्रोपिक से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है
और लैक्टोट्रोपिक से लैक्टोजेनिक हार्मोन का स्राव होता है। बैसोफिल कोशिकाएं यहाँ जो होती है वो कई तरह के ट्रॉपिक हार्मोन का स्राव करती है, जैसे ACTH है, TSH है, FSH है, LH है, ये सब का स्राव करती है। और पार्स ट्यूबरालिस का जो हिस्सा है ना, वो एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, रेटिकुलेट संरचना को रखता है और सिनुसॉइड्स को रखता है। संवहनीय प्रकृति का होता है, पदार्थों को आगे भेजने का काम करता है। इसी तरह से पार्स इंटरमीडिया छोटा भाग होता है ना, इसकी सीमा जो है वो अस्पष्ट होती है और यह कुछ मिश्रित होता है किससे, तो पार्स डिस्टालिस के साथ जुड़ा हुआ होता है। पार्स नर्वोसा जो है तरकु रूप का होता है, फ्यूजीफॉर्म है, अनिश्चित आकार को रखता है और इससे पतले पतले प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पिट्यूसाइट्स, जिसका डायग्राम अभी आपने देखा। अब हमारे पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो हमारे अग्र पिट्यूटरी से जो है वो कई तरह के हार्मोन निकलते हैं। पहला जो है वो वृद्धि हार्मोन है ना, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH, और ग्रोथ हार्मोन इसको HGH के नाम से भी जानते हैं, है ना। और क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको TSH कहते हैं, इसे थायरोट्रोपिन का भी नाम दिया गया है। इसके अलावा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, है ना। इसके अलावा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, इसका पुटक उत्तेजक हार्मोन भी कह सकते हैं। FSH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन भी कहा जाता है, इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH का नाम भी दिया गया है इसको। उसके बाद है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन LH, है ना, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन इसका नाम दिया गया है। ठीक है, आगे एक और है MSH है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, प्रोलैक्टिन को ही क्या कहा जाता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं तो पार्स ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो है वो 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन, पिट्रेसिन या वैसोप्रेसिन कहा जाता है, और एक जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते जा रहे हैं कि कहाँ से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित हो रहा है। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का चर्चा किया गया। तो अब ग्रोथ हार्मोन को अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ हार्मोन हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली अगर स्रावित होता है तो हमारे शरीर का ग्रोथ जो है वो सामान्य रूप से संपन्न होता है, और अगर इसका स्रवण ज़्यादा मात्रा में अगर हुआ तो असामान्य वृद्धि को झेलना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जायगेटिज्म। आदमी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसको अतिकायकता के नाम से भी जानते हैं। और कम स्राव अगर ग्रोथ हार्मोन का हुआ तो इसे क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म, बौनापन या बामनता के नाम से इसको जानते हैं। आदमी बौना हो जाएगा। अगर वयस्क आदमी, हम लोगों के उम्र का, है ना, विशेष रूप से मध्यम आयु के लोगों में अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है ना तो क्या हो जाता है, विकृति उत्पन्न करता है। खास तौर से अत्यधिक वृद्धि होने लगती है हमारे चेहरे की, है ना, और क्या होता है, चेहरा डिफॉर्म हो जाता है, दूसरे अंग भी डिफॉर्म हो जाते हैं। तो इसे अतिकायकता या क्या कहते हैं, एक्रोमिगैली का नाम दिया गया है। ये वृद्धि जनरली नियंत्रित नहीं होती है, पहले तो इसका पता ही बहुत लंबे समय के बाद चलता है ना, और तब तक ये आदमी जो है मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। शुरुआती दौर में इसे पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, पता ही नहीं चलता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दुग्ध निर्माण के लिए, स्तन ग्रंथि के विकास के लिए सहायक होता है ना। अब जो है एक एक हार्मोन को देखेंगे। जैसे थायराइड प्रेरक हार्मोन था, तो हम समझ रहे हैं कि यह थायराइड को उत्प्रेरित करेगा और थायराइड के ऊपर काम करके थायराइड थायरॉक्सिन का स्राव कराने में मदद करेगा। एड्रिनोकॉर्टिक हार्मोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉयड हार्मोन के स्रवण और संश्लेषण को ये नियमन करता है। ल्यूटिनाइजिंग या पूटिका प्रेरक हार्मोन, FSH और LH की बात हो रही है, जननांग की क्रिया को प्रेरित करता है, लिंगी हार्मोन के स्राव में मदद करता है, इसे गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है, GnRH, है ना। अब देखिए नर और मादा दोनों में
LH और FSH का कार्य देखना है। तो नर में LH से क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। नर में FSH और LH दोनों से अगर कहा जाए तो दोनों की सहयोग से शुक्राणु का निर्माण और उसका नियंत्रण होता है। मादा में LH हार्मोन के स्राव से ग्राफियन पुटक जो है ना, उससे अंडोत्सर्ग संपन्न होता है। हम जानते हैं कि ये पहले प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीयक पुटक, तब परिपक्व पुटक ग्राफियन पुटक का निर्माण करते हैं और ग्राफियन पुटक से ही अंडोत्सर्ग होता है। ग्राफियन पुटक से अंडोत्सर्ग होने के बाद जो भाग बच जाता है उससे एक नई रचना का निर्माण होता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। मादा में क्या होता है कि FSH से अंडाशयी पुटक का वृद्धि विकास का नियमन होता है ना। MSH को क्या कहते हैं, मिलानोसाइट प्रेरक हार्मोन कहते हैं। मिलानोसाइट कोशिका पर ही काम करता है और हमारी त्वचा, बालों में वर्णकता का यह नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, लगातार हम देखते जा रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे आपको नए नए ज्ञान हमेशा मिलते रहेंगे और यूनिक चीज़ आप जान पाएंगे यहाँ पर, है ना, जिससे आप अछूते रह जाते हैं तो यहाँ आएंगे, जुड़ेंगे और हमारे नए नए चीज़ों को जानेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो अनैच्छिक मांसपेशी पर काम करता है और हमारे मांसपेशियों के संकुचन, है ना, कौन, ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों के, खासतौर से अनैच्छिक मांसपेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। मादा में प्रसव के समय यह गर्भाशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है, शिशु के जन्म में मदद करता है। दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध स्राव को प्रेरित करने का काम करता है। यह काम किसका था, आपका था ऑक्सीटोसिन का। अब हम लोग चलते हैं वैसोप्रेसिन के ऊपर। ये हमारी किडनी की दूरस्थ नलिकाओं से जल और आयन का अवशोषण करता है, यानी जल हानि को रोकने का काम करता है वैसोप्रेसिन। इस वजह से इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ADH, है ना। अब एक बीमारी है यहाँ आपका डायबिटीज इंसिपिडस है ना। अगर मान लेते हैं आदमी के अंदर जो है ADH के स्राव में परिवर्तन हो जाए तो क्या होता है कि मान ले ADH जो है वो नहीं निकले। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे शरीर से लगातार जल की हानि होगी, है ना, निर्जलीकरण हो जाएगा, बार बार पेशाब का आना डायबिटीज इंसिपिडस का क्या है, लक्षण है। ठीक है, डायग्राम को हम लोगों ने देखा तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में था। पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन की चर्चा थी, कितना सारा इससे हार्मोन निकलता है, हम लोगों ने इसको देखा। और अब हम चलते हैं एक चीज़ को जानते हैं, वो है केमिकल फीडबैक सिस्टम को, है ना। TSH कैसे कैसे मेंटेन होता है और कैसे कैसे थायराइड हार्मोन का स्राव होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि ब्लड में अगर मान लेते हैं कि थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा TRH जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, यह TSH को कार्य करने के लिए बोलता है, तो ये रुक जाता है, TRH रुक जाता है हाइपोथैलेमस से। जब TRH नहीं आएगा तो हमारा थायराइड पिट्यूटरी जो है TSH का स्राव नहीं करेगा। अगर पिट्यूटरी TSH का स्राव नहीं करेगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, और थायराइड ग्लैंड अगर स्टिमुलेट नहीं होंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो है वो घट जाएगा। ठीक है, और हमारे ब्लड में कम अमाउंट में क्या रहेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब कम जाएगा ब्लड में तब फिर से हमारा TRH एक्टिवेट हो जाएगा हाइपोथैलेमस का, और ये भेजेगा सिग्नल पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी TSH का स्राव करेगा, TSH जा करके हमारे थायराइड ग्लैंड को फिर से स्टिमुलेट करेगा और ब्लड में फिर से जो है थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। धन्यवाद, हमारे चैनल से लगातार बने रहें, जुड़े रहें।